So when I'm talking about marginal efficiency of capital, okay, marginal efficiency of capital. So इसको जरा हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में क्या बोलते हैं, इसको मैंने बोला है, इसको हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैंने बोला है, ये आपका है रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल दीजिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर फर्म कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ओके, कोई एडिशनल कैपेसिटी लगाता है, सपोज न्यू प्रोडक्शन यूनिट लगा रहा है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करना हो गया, या न्यू स्टोरेज हो गया इन्वेंट्री के लिए, ठीक है, कुछ भी ले रहा है, तो वो जो न्यू इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें मेरा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उससे हमको रिटर्न कितना आएगा, ठीक है, उसको कहा गया मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्शन यूनिट में, या एक्सपेंशन करना है एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट को, इसमें क्या दिखेगा हमको कि हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, एक बिग अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना होगा, तो हमें एक अपफ्रंट कॉस्ट देना होगा, ठीक है, जिसको हमने CK से डिनोट किया, अपफ्रंट कॉस्ट और सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। जैसे मशीन ले लीजिए, ठीक है, न्यू प्रोडक्शन यूनिट का कार्य, आप मशीन खरीदे हैं, आपको अपफ्रंट कॉस्ट 100 करोड़ देना है, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर में ही 100 करोड़ रिकवर नहीं हो जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी रिकवर, ठीक है, एवरी पीरियड यू विल बी अर्निंग सम रिटर्न। तो हर एक फ्यूचर वैल्यू आपको कुछ रिटर्न आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, तो उसका हमको प्रेजेंट वैल्यू लेना है। कि हर एक पीरियड में जो हमको रिटर्न आ रहा है फ्यूचर में, उसका प्रेजेंट वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कोई चीज का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, जैसे आपने मनी डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, 100 रुपीज, एक साल के बाद उस मनी का क्या वैल्यू हो जाएगा वो हमको देखना है। 100 रुपीज डिपॉजिट किया, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको 100 रुपीज मिलेगा, प्लस उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, 100 1 प्लस 0.1, तो ये आपको 110 रुपया फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको देखना है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक अपफ्रंट कॉस्ट दे रहे हैं, क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 100 करोड़ सपोज, ठीक है, हर एक साल हमको इससे अर्निंग हो रहा है, तो उसका प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर। अगर एक पीरियड में देखें तो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, सेकेंड ईयर में देखेंगे तो इसमें 1 प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के लिए आपका जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इसी तरह हर एक साल आपको मिलेगा रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला है, अगर आपका n पीरियड है तो फ्यूचर वैल्यू होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू पावर n, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये है रेट ऑफ डिस्काउंट, ये सम जो लगा रहे हैं, ठीक है, इससे आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, इसका क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अगर ये जो मनी 100 करोड़ रुपीस है, अगर ये हम बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, अब बैंक में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 करोड़ में मिल रहा है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। हमको 10 करोड़ रुपए आराम से मिल जाएगा, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक साल हमको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको 8 करोड़ मिलता है, सपोज 8% रिटर्न मिलता है, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। अगर मेरे पास ये फंड है, अगर फंड नहीं है तो हमको बैंक से बोरो करना होगा, ठीक है, किसी फर्म के पास फंड नहीं होता है तो उसको बोरो करना होता है। अगर हम बोरो कर रहे हैं, हमको 10 करोड़ रुपए बैंक को देना है 10% रिटर्न के लिए, ठीक है, लेकिन ईयरली एंड में हम देख रहे हैं कि हमको 8 करोड़ ही रिटर्न आ रहा है, ठीक है, हमको 2 करोड़ का तो नुकसान हो जा रहा है। तो ये डिसीजन हम नहीं लेंगे, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेंगे। आप वेदर आपके पास वो फंड है या नहीं है, फंड है तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा, कब कीजिएगा, जब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से आपको ज्यादा मिलेगा, से 11 करोड़ या 12 करोड़ मिलेगा, 11% रिटर्न हो या 12% रिटर्न हो। अगर उससे कम होता है, से 10 करोड़ रहता है, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं एट नो प्रॉफिट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
और द एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपको हो रहा है न्यू इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, वो कितना हो रहा है 10 करोड़ रुपया। उतना ही आपको हो रहा है अगर बैंक में रख रहे हो वो पैसा, अगर आपके पास है, अगर बोरो कर रहे हो तो उतना आपको बैंक को देना पड़ रहा है, ठीक है। इसको हमने कहा है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, वो इसे हमने कहा है ये रेट ऑफ डिस्काउंट है जो इक्वेट करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, ओके, विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न हर एक ईयर में हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू उसका लेंगे ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फ्रॉम इनकम अर्निंग एसेट ओवर इट्स नाइट टाइम, ओवर इट्स इकोनॉमिक नाइट टाइम या नाइट टाइम, ठीक है। सो जो रेट ऑफ डिस्काउंट हम ले रहे हैं डिपेंड करता है हर एक प्रोजेक्ट पे, उसको कहा गया है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच इक्वेट सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इनकम अर्निंग एसेट ओवर इट्स नाइट टाइम, ओके। ये हमने कल डिफाइन किया था। और इसके बाद हमने बात किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल का, जो इन शॉर्ट मैंने बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट 3 थिंग्स पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन रूल फॉर इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल फर्म, अगर इंडिविजुअल फर्म डिसीजन लेता है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको देखना होगा कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू प्रोजेक्ट ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ दैट फंड, ठीक है। ये 3 चीज को कंसीडर करेगा। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर हमको रिटर्न ज्यादा आ रहा है इन्वेस्ट करने से, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इन मोर देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ दैट फंड और द अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास फंड है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट फंड, तो यू विल टेक इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट। अगर मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं इक्वल टू होगा आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल दैट यू आर पुटिंग इन दैट प्रोजेक्ट। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को विथ नो प्रॉफिट कंडीशन। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न न्यू प्रोजेक्ट से कम आ रहा है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो आप फिनिश करना चाह रहे हैं, तो बेटर आप रिजेक्ट कर दीजिए उसको, उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को चूज करने का डिसीजन रूल है इन द केन्सियन फ्रेमवर्क। कौन प्रोजेक्ट को चूज करेगा फर्म, ये डिसीजन रूल बताता है। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है कि किस प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को, सपोज मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है, इस चारों प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल को या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ऑफ फर्म को ड्राइव करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म लेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करें कि रिप्रेजेंटेटिव फर्म का इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कैसा रहेगा विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग को पता है विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी ड्रॉ करते हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, तो ये नेगेटिव रहेगा। ये किया हुआ है काफी बार, ये ऐसे भी लॉजिकली हम लोग को पता है, तो ये चीज को आज हम लोग ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये जो कर्व है इसको कहते हैं मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। यही चीज आज हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। सो बेसिकली जब भी कोई सिंगल फर्म डिसीजन लेता है इन्वेस्ट करने का, ठीक है, तो उसको कंसिडर करना होता है कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का लेता है। अब फर्म को डिसाइड करना है टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्म करेगा उसको अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट से चूज करना होगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट जिससे फर्म को चूज करना होगा। हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम 4 प्रोजेक्ट देख रहे हैं,
ठीक है। इससे ज्यादा प्रोजेक्ट को फर्म को चूज करना होता है। देखिए एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें 4 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए बी सी डी। ठीक है, हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, फर्म का टोटल इन्वेस्टमेंट, तभी हम फर्म का डिमांड शेड्यूल ड्राइव कर सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म का या रिप्रेजेंटेटिव फर्म का डिमांड शेड्यूल ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए को देख लीजिए, मैंने लिखा है सेटिंग न्यू प्रोडक्शन यूनिट, एक नया प्रोडक्शन यूनिट को सेट करना हो गया। प्रोजेक्ट बी हो गया एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन यूनिट है उसको एक्सपेंशन करना, ये प्रोजेक्ट बी हो गया। प्रोजेक्ट सी लिखा मैंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लांट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट है उसका मॉडर्नाइजेशन करना हो गया। प्रोजेक्ट डी हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट में मेरा मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा है उसको मैंने पहले लिखा है, उसके बाद मैंने अदर प्रोजेक्ट को लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसमें ज्यादा है, फॉलोड बाय दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। ठीक है, उस बेसिस पे मैंने अरेंज कर दिया। सो कॉस्ट सब प्रोजेक्ट का अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि सब प्रोजेक्ट का कॉस्ट 100 करोड़ है। ठीक है, जब कॉस्ट अलग होगा तो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो निकलेगा, जो रेट ऑफ डिस्काउंट निकलेगा, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, ठीक है, वो डिफर करेगा। तो हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। किसी का कॉस्ट 150 करोड़ हो गया, किसी का 100 करोड़ हो गया, उसके बेसिस में जो आपका रिटर्न होगा उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर सकते हैं 100 करोड़ के अकॉर्डिंग, तो वो करके भी कर सकते हैं। सिंपली हम इसको कर दे रहे हैं कि सभी प्रोजेक्ट में आपका 100 करोड़ लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें चारों प्रोजेक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिनिश करते हैं। सभी प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 100 करोड़ और कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी लिखना है। ठीक है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। सो आई हैव 4 प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए बी सी एंड डी। ठीक है, और चारों प्रोजेक्ट का मैंने नॉर्मलाइज कर दिया है, या आप कह लीजिए कि चारों प्रोजेक्ट में फॉर द सिंपलिसिटी कॉस्ट आपका है, या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिखिए या न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिख के बात लिखिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 100 करोड़। ठीक है, और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, पहला प्रोजेक्ट में 25% है एवरी ईयर, दूसरा प्रोजेक्ट में 18% है, तीसरा प्रोजेक्ट में 13% और लास्ट प्रोजेक्ट में 10% है। तो ये रिटर्न हमको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 25% रिटर्न मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 करोड़ तो हमको मिल रहा है 18% रिटर्न। तीसरा प्रोजेक्ट में अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 13%। तीसरा प्रोजेक्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्लांट। चौथा प्रोजेक्ट है जो मेरा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग कर रहा है तो उसमें हमको रिटर्न मिल रहा है 10%। ठीक है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या है, हमको दिया हुआ है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस प्रोजेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चारों प्रोजेक्ट है, चारों प्रोजेक्ट को बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम टेकिंग मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीजिए, न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वॉट एवर यू वांट टू टेक। ओके, नाउ यहाँ पे पहले मार्कअप कर लीजिए 25%, आपको ये प्रॉपरली करना है। ठीक है, फिर 18%, 13% एंड 10%। जब 25% रिटर्न है तो आप प्रोजेक्ट ए पे रहिएगा। ठीक है, 18% है तो प्रोजेक्ट 2 पे आपका ये है पार्ट। 13% जब मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है तो अब थर्ड प्रोजेक्ट आपका ये शो करेगा। जब 10% रिटर्न है तो आपका प्रोजेक्ट डी शो करेगा ये। ठीक है, ये जो सॉलिड बार दिख रहा है आपका, ठीक है, ये आपका मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शो कर रहा है। ओके, दिस सॉलिड 9 स्टेयर नाइक शो कर रहा है, स्टेयर नाइक मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल शो कर रहा है। अगर इसको आप देखिएगा एक स्टेयर का जैसा लग रहा है। ठीक है, ये जो सॉलिड बार है इसको आप डॉटेड लाइन कर दीजिए।
तो ये मेरा प्रोजेक्ट ए हो गया, प्रोजेक्ट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, ये जो सॉलिड लाइन है आपका, जो स्टेयर लाइक मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शो कर रहा है, ठीक है, ये मेरा मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का शेड्यूल हो गया। ठीक है, ये जो बार है, ठीक है, ये बार डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दैट आई हैव। 4 प्रोजेक्ट है तो 4 बार होगा, उससे ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ तो उससे ज्यादा बार होगा। ठीक है, अब मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे ड्रॉ करें? ठीक है, 4 बार है, इसका आउटर पोर्शन को देख लीजिए। Joining this outer portion, okay, of this bar, we can derive marginal efficiency of capital schedule. ठीक है, इसको ज्वाइन करके मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इजी वे होगा, इसको इस तरह से समझिए। एक फर्म है जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंसीडर कर रही है। यहां तो मैंने 4 प्रोजेक्ट का डिस्कस किया, दे आर मेनी मोर प्रोजेक्ट, ओके, एट डिफरेंट मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है जिसमें आपका डिफरेंट मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, सो ये जो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है वो इवन आउट हो जाएगा। अगर जितना भी प्रोनोट करेगा स्टेप लाइक स्ट्रक्चर वो इवन आउट हो जाएगा। जब ये इवन आउट हो जाएगा तो हमको जो कर्व मिलेगा मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, वो एक स्मूथ कर्व मिलेगा इस तरह से। प्रॉपर्टी ड्रॉ कीजिएगा, ये मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहां देख लीजिए कैसे होगा। सपोज एक प्रोजेक्ट में मुझे इतना रिटर्न मिला, सेकंड प्रोजेक्ट में इतना रिटर्न मिला, थर्ड प्रोजेक्ट में इतना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9। इफ वी आर कंसीडरिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये इवन आउट हो जाएगा जो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर विल इवन आउट। इससे क्या होगा, हमको एक स्मूथ मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ग्राफ मिलेगा, जिसको फर्म का इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। अभी मैं कहने में कि इसको फर्म का इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये तो शेड्यूल बन गया। ठीक है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये हमने डिस्कस भी किया था कल क्यों होता है। ठीक है, ये जैसे हम मूव करेंगे वन प्रोजेक्ट टू अनदर, द रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट विल डिक्लाइन। ठीक है, उसी को नोट कर दिया तो हमको मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का शेड्यूल मिल गया। अब हमको ये बताना है, ये शो करना है कि ये मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल मीन्स ये जो 9 ड्रॉ किया है, ठीक है, इट इनफैक्ट इज द इंडिविजुअल फर्म डिमांड कर्व। ठीक है, कंसीडर कीजिए केस की रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह से देख सकते हैं। पहला केस देखिए, फर्स्ट केस, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 15%। ठीक है, और एज्यूम कर लीजिए कि ये जो फर्म है, ठीक है, ये फर्म के पास इनफ फंड है। ठीक है, और ये फंड ये जो फर्म है ये प्रोजेक्ट को फंड कर सकता है। सपोज मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका 15% हो गया। अगर कोई भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% हो गया, तो कौन सा प्रोजेक्ट को वो कंसिडर करेगा? पहला प्रोजेक्ट में देखिए मार्जिनल इफिशिएंसी और एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% है, तो इसको कंसिडर करेगा। दूसरा प्रोजेक्ट 18% रिटर्न है, इसको भी कंसिडर करेगा। तीसरा प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट 13% है, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 13% है। देखिए, अगर वही फंड को अगर वो बैंक में रखता है तो 15% मिलता है। प्रोजेक्ट सी और डी नहीं लेगा। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो कितना इन्वेस्ट करेगा वो 200 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। ओके, सी और डी प्रोजेक्ट को नहीं लिया जाएगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 होता है एंड डिक्रीज टू 12%। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है 12% से, यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सी प्रोजेक्ट का 13% है, तो हम ये प्रोजेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 हो रहा है, मेरा प्रोजेक्ट 2 से 3 हो गया, अब हम 300 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट फर्म इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, जैसे जैसे मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई कैन नो फर्म इन्वेस्टमेंट डिमांड थ्रू मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल। ठीक है, दूसरा भी इस तरह से देख लीजिए,
ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल, सेकेंड केस। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल क्या कहता है? जहां पे आपका मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जहां पे फर्म एक्सेप्ट करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए विथ नो प्रॉफिट कंसिडरेशन, ठीक है। यहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहा है फर्म, वहां पे कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतना वो बैंक में ही रख के उतना उसको रिटर्न आ जाएगा। तो ये केस को देखते हैं, इसके लिए अलग से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या न्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। शेड्यूल हमने डायरेक्ट कर लिया ऑलरेडी, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी हम बता रहे हैं कि इसको डिमांड कर्व क्यों कहा जाता है, इंडिविजुअल फ्रॉम डिमांड कर्व, ठीक है। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका OI1, इसको सीधा ड्रॉ कीजिएगा। तो आपको डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक एट ऑप्टिमम लेवल इज OK1, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है OI2, डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक इज OK2। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका OI3, डिमांड फॉर कैपिटल स्टॉक इज OK3, ओके। यहां पे देखिएगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड, ठीक है। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट OI1 है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? OK1 होना चाहिए, ठीक है। OK1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पे आपका मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू I1, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, वो इक्वल हो रहा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा है तो ऑप्टिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल क्या बोलता है कि आपको कैपिटल स्टॉक OK1 से OK2 इंक्रीज करना होगा। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया OI1 से OI2 में, यहाँ पे आपका हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू I2, सिमिलरली यहाँ पे मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल टू I2, ठीक है। इसलिए कहते हैं मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इंडिविजुअल फ्रॉम डिमांड कर्व, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव हियर।